स्वागत है आप सभी का सिविल ज्ञान में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो आज हमारी ये 5वीं क्लास है। यूपी त्रिपल 2024 के लिए हम लोग आरसीसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ क्वेश्चन को भी डिस्कस कर रहे हैं। तो आपने अगर पिछली क्लास को देखा होगा तो आपको मैं बता दूं कि हमने थोड़ा बहुत बेसिक बातें सीखी थी और हमने बेसिक बातों डिज़ाइन ऑफ रेनफोर्समेंट के स्ट्रक्चर में जो बेसिक बुनियादी बातें होती हैं, कुछ आईएस कोड की बातें होती हैं, उन चीज़ों को हमने पढ़ लिया है 4 क्लासों के अंतर्गत। अब जितना मैंने बता दिया है आप उसको उतना रिवाइज करना है और क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको लगाना है। बहुत से लोग पूछ रहे थे सर कौन सी बुक फॉलो करें प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप यूथ जो जेई की वॉल्यूम है, 5 वॉल्यूम में जो है मार्केट में, जो अलग अलग सब्जेक्ट में है, वो वाली बुक को फॉलो कर सकते हो फॉर यूपी त्रिपल जेई के लिए। ए वाली बुक सही रहेगी पर ज़्यादा मुझे लगता है जेई वाला जो है ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, हम लोग वर्किंग स्ट्रेस मेथड को डिज़ाइन बेस जो हमारा होगा, डब्ल्यूएसएम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और आपके सिलेबस में डब्ल्यूएसएम के बारे में सारी चर्चा की गई है। तो हम लोग वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ाई करेंगे। और जिन भी साथियों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, वहाँ पे हम आपको, अगर आप लोग कहेंगे तो क्लास की पीडीएफ वगैरह भी मिलती रहेगी। वर्किंग स्ट्रेस मेथड, जहाँ पे कार्यकारी प्रतिबल विधि के अंतर्गत हम लोग किस तरीके से क्या चीज़ें हम लोग होती है वहाँ डिस्कस करेंगे। क्लास आपकी 5 आपकी रहने वाली है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि जो आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड होता है, इसमें कुछ बुनियादी बातें आपको ध्यान रखना होगा कि डब्ल्यूएसएम में क्या चीज़ें होती हैं। डब्ल्यूएसएम जो आपका होता है, इसमें आपका एक, जैसे कि आपने देखा होगा, वाटर टैंक हो गया, वाटर टैंक हो गया, वाटर टैंक हो गया, ब्रिज वगैरह हो गया। तो इन सभी के डिज़ाइन में हम लोग जो है अभी भी डब्ल्यूएसएम का यूज़ करते हैं, वर्किंग स्ट्रेस मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो हम लोग, जो हमारा लोडिंग होता है डब्ल्यूएसएम में, हम लोग वर्किंग लोड पे काम करते हैं। वर्किंग जो हमारा लोड होता है, वर्किंग लोड के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे काम करते हैं। एक यहाँ पे जंक्शन होती है कि जो हमारा स्ट्रेस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, स्ट्रेन के होगा। तो अगर आपका स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और भी कहाँ तक, विद इन इलास्टिक लिमिट, अगर विद इन इलास्टिक लिमिट के अगर भीतर कोई लोड आएगा तो हमारा जो स्ट्रेस होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेन के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे फॉलो क्या होगा, आपका स्ट्रेन कॉम्पेटिबिलिटी फॉलो होगी। ये चाहिए भैया, स्ट्रेन कॉम्पेटिबिलिटी क्या होती है, अभी आपको बताता हूँ कि स्ट्रेन कॉम्पेटिबिलिटी क्या होती है। मतलब स्ट्रेन कॉम्पेटिबिलिटी यह कहती है कि अगर मान लीजिए कि आपने स्ट्रक्चर बनाई और यहाँ पे आपकी कंक्रीट है और आपका जो स्टील है, तो जो लोड आएगा उस लोड की वजह से क्या होगा, कंक्रीट और स्टील में स्ट्रेन जनरेट होगा। तो ऐसा हमारा जंक्शन होता है कि जितना स्ट्रेन हमारा कंक्रीट में आ रहा होगा उतना ही स्ट्रेन हमारा क्या होगा, स्टील के अंदर ही आ रहा होगा। तो स्ट्रेन इन कंक्रीट क्या होगा, इक्वल टू स्ट्रेन इन स्टील, मतलब ये आपका स्ट्रेन कॉम्पेटिबिलिटी होता है। तो डब्ल्यूएसएम में आपको याद रखना है कि ये हमारा, जैसे कि वाटर टैंक, ब्रिज वगैरह हम लोग इसको डिजाइन करते हैं, वर्किंग लोड पे काम करता है। और आपका जो स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, विद इन इलास्टिक लिमिट के भीतर हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। स्ट्रेन कॉम्पेटिबिलिटी हमें देखने को मिलती है। और कंक्रीट भी हमारा इलास्टिक नेचर का बिहेव करता है, और कंक्रीट और स्टील दोनों मिल करके एक अच्छे प्रकार की बॉन्डिंग, इलास्टिकली बॉन्डिंग बना लेते हैं। तो इतनी बातें आपको डब्ल्यूएसएम से याद रखनी है। अगर आपसे पूछें कि डब्ल्यूएसएम में हम लोग परमिसिबल स्ट्रेस कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पे हमारी जो होती है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो भी हमारी होगी, जो भी हमारी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है, उस कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो हम बात करें तो डब्ल्यूएसएम में जो हमारी फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है कंक्रीट के लिए कितनी होती है, 3 होती है। और आपका स्टील के लिए 1.78 समथिंग होता है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे भी। पर याद रखना, आप लोग एलएसएम और डब्ल्यूएसएम में कन्फ्यूज हो जाते हो। एलएसएम में हमारा क्या होता है, कंक्रीट के लिए 1.5 होता है और स्टील में 1.15 होता है। पर यहाँ पे डब्ल्यूएसएम में कंक्रीट के लिए 3 होता है और स्टील के 1.78 होता है। इसको आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी को, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए अगर हमको लिखना हुआ, यहाँ पे मान लीजिए अगर हमको लिखना हुआ कि परमिसिबल स्ट्रेस, परमिसिबल स्ट्रेस अगर हमको लिखना हुआ, परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट अगर हमको लिखना हुआ तो कैसे लिखेंगे। तो देखो अभी आपको लिख के, तो परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट अगर हमको लिखना हुआ, मान लीजिए हमारा M20 ग्रेड है, तो अब M20 ग्रेड के लिए क्या हो जाएगा, हमारा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ
करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो मैंने बताया कंक्रीट और फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेते हैं, 3 लेते हैं। तो ये आपकी जो 20 है ये आपकी करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, तो 20 डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 लेंगे तो कितना हो जाएगा 6.67 अप्रॉक्सीमेटली कितना जाएगा 7 न्यूटन पर mm²। ठीक है। और जो स्ट्रेस इन कंक्रीट हमारा होता है जिसको हम लोग परमेबल स्ट्रेस इन कंक्रीट कहते हैं, वो हमारा कैसे डिफाइन होता है, सिग्मा CBC से। अब यहाँ पे आपको सिग्मा CBC देखने को मिलेगा। तो मतलब यहाँ पे जो आपका C है ये आपको क्या बताता है, ये आपका कंक्रीट हो गया, कंक्रीट को बताता है, B आपका बेंडिंग को बताता है, C आपका कंप्रेशन को बताता है। ठीक है। तो सिग्मा सी जब भी हमारा स्ट्रेस इन कंक्रीट अगर हमको लिखना होगा सिग्मा CBC हम देखेंगे, सिग्मा CBC कितना, कंक्रीट इन बेंडिंग कंप्रेशन सिग्मा CBC देखने को मिलेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। परमेबल स्ट्रेस इन कंक्रीट M20 अगर आपको M20 के लिए लिखना है, ऐसे मान लीजिए आपका M25 है तो जो भी आपकी करेक्टरिस्टिक 25 है उसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3.8.33 लगभग अप्रॉक्सीमेट 9 इसको लेना पड़ेगा। सिग्मा CBC हम लोग इसको यहाँ पे लिखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, बाकी मैं इरेज कर देता हूँ। आगे बढ़ता हूँ और मैं अब लिखता हूँ परमिसिबल स्ट्रेस किसके लिए, परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील लिखता हूँ। तो स्टील में क्या हो जाएगा, देखो स्टील में कैसे लिखते हैं। मान लीजिए आपका ग्रेड आपका FE 250 के लिए हमको लिखना है, तो इसमें हम लोग यहाँ भी लिखते हैं कि करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो होगी, जो भी करेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ होगी डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो यहाँ पे कितना होता है फैक्टर से 1.78 या अप्रोक्सीमेटली 1.78 या 1.8 ले लेते हैं। तो 250 डिवाइड बाई 1.8 करोगे तो कितना आएगा, लगभग ये अप्रॉक्सीमेटली 138.88 आता है। इसको अप्रॉक्सीमेटली 140 न्यूटन पर mm² लिखा जाता है। तो आपको ने देखा कि परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील हमारा जो होता है करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के लिए 1.8 हमने कर दिया। तो ये हमारा जो होता है वो सिग्मा ST से डिनोट होता है। कंक्रीट इन बेंडिंग का हमने सिग्मा CBC हम लोग डिनोट किया था और यहाँ पे हम लोग सिग्मा ST से डिनोट किया है। हम लोग सिग्मा ST जो हमारा होगा उस तरीके से हमारा लिया जाएगा। ठीक है। तो आई होप आपको ये बात इतनी समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे सिग्मा CBC होता है, सिग्मा CBC और सिग्मा ST क्या होता है, WSM में हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी होती है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं WSM का जो हमारा कुछ बेसिक सा एजम्पशन है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं थ्योरी। द वर्किंग स्ट्रेस मेथड constitute a design approach widely employed in civil engineering to analysis and design reinforced concrete structure. This method is based on the principle that both concrete and steel exhibit linear elastic behavior with stress and strain maintaining direct proportionality। जो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है और यहाँ पे जो प्रिंसिपल होता है जो लागू होता है वो लीनियर इलास्टिक बिहेवियर को फॉलो करता है। तो वही सारी बातें यहाँ पे इंग्लिश में लिखी हुई हैं। आगे आप लोग पढ़ते हैं कि बेसिक एजम्पशन इन थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग और CC बीम। जो हमारा बेसिक एजम्पशन है जो हम लोग कई बार एग्जाम में आता है 3-4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से कोई एक एजम्पशन नहीं होता है, उसमें से आपको कोई एक एजम्पशन नहीं होगा है तो उसको आपको बताना होता है कि हाँ ये चीज़ें एजम्पशन में नहीं है। तो आप पहला एजम्पशन आपने पढ़ा हो कई बार कि कोई भी अनुप्रस्थ परिच्छेद क्रॉस सेक्शन अगर बेंडिंग से पूर्व समतल है। हिंदी वाले भाई लोग काफ़ी परेशान थे तो मैं उनके लिए हिंदी में ले आया हूँ और बाकी इंग्लिश में भी कंटेंट इसमें है। कोई भी क्रॉस सेक्शन जो भी बेंडिंग से पहले प्लेन था और बेंडिंग के पश्चात मतलब बेंडिंग के बाद भी प्लेन ही रहता है, अर्थात खंड की बल शून्य रेखा मतलब न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर निचले भागों में जो विकृति होती है इस बल शून्य रेखा के दूरी के समानुपाती होती है। बल शून्य रेखा पर विकृति और प्रतिबल हमारे शून्य होते हैं, इसे बर्नौली संकल्पना भी कहते हैं। आपने देखा होगा कि हमारा जो स्ट्रेस और स्ट्रेन में मतलब जो हमारा एक डायग्राम बनता है स्ट्रेन वाला इस तरीके से बनता है। आप देखोगे बल शून्य रेखा मतलब आपकी न्यूट्रल एक्सिस होती है, ऊपर आगे ओर जाओगे आपकी जो है दूरी बढ़ती जाएगी, नीचे की ओर जाओगे तब भी आपका होगा, पर आपका न्यूट्रल एक्सिस पे क्या होता है इसकी जो विकृति होती है स्ट्रेन जो होती है बिल्कुल शून्य होती है। ये पहला जंक्शन आपका हो जाता है कि बेंडिंग के पश्चात कोई भी क्रॉस सेक्शन बेंडिंग के बाद और बेंडिंग के बिफोर एक जैसा रहता है। दूसरा जंक्शन है आपका कार्यकारी सीमा के अंदर कंक्रीट तथा इस्पात जो हमारा होगा मतलब कंक्रीट और स्टील में पूरी तरह से इलास्टिक माने जाएंगे, अर्थात जो प्रतिबल होगा विकृति के समानुपाती होगा। स्ट्रेस जो हमारा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा स्ट्रेन होगा, वो भी WSM इलास्टिक लिमिट के भीतर भीतर ये बातें हो रही हैं। अगला है
कार्यकारी लोड पर मतलब वर्किंग लोड पर इस्पात मतलब स्टील और कंक्रीट का जो प्रतिबल विकृति संबंध होगा सीधी सरल रेखा में रहता है। मतलब इस तरीके की बात हो रही है कि यहाँ पे जो भी आपका रिलेशनशिप होगा वो आपका एक स्ट्रेट लाइन में बिहेव करेगा। सभी जो टेंशन प्रतिबल होंगे, जो भी टेंशन स्ट्रेस होगा वो प्रबलन इस्पात मतलब जो आपका स्टील होगा वो लोड करेगा और कंक्रीट इससे पूरी तरीके से मुक्त मानी जाएगी। मतलब जितना भी हमने आपको बताया था कि जो हमारी बीम होती है उस बीम में जब हमारा ट्रांसवर्स लोड आता है तो यहाँ पे आप देखते हो कि यहाँ पे कंप्रेशन बन जाता है, इस वाले क्षेत्र में आपका टेंशन बन जाता है, तो हमारी कंक्रीट टेंशन में कमज़ोर होती है। तो मैंने आपको बताया था जब टेंशन में कमज़ोर होगी उसी टेंशन को दूर करने के लिए हम लोग यहाँ पे रीइंफोर्समेंट देते हैं टेंशन जोन में। तो जितना भी टेंशन स्ट्रेस जनरेट होगा वो सभी क्या करेगा, स्टील ही बियर करेगा। और जो कंक्रीट होगी इससे माना जाएगा कंक्रीट इससे पूरी तरीके से फ्री मानी जाएगी। तनन क्षेत्र में कंक्रीट इस्पात के क्षणों को निर्धारित स्थिति में बनाए रखने के लिए अतिरिक्त कोई अन्य कार्य नहीं करती है। आप सोचते होंगे कि भैया जब आप अगर यहाँ पे आप कह रहे हो कि कोई भी कंक्रीट बियर नहीं करेगी तो यहाँ पे जो हमारा न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो हमारा यहाँ पे टेंशन जोन है उस टेंशन जोन में जो हमारी कंक्रीट लग रही है, जो हमारी यहाँ पे कंक्रीट फिल हुई है वो काम क्या करे, वो उसका काम बस इतना होता है वो आपकी जो मेन बार होती है, जो आपकी रीइंफोर्समेंट होती हैं उनको अपनी उनकी पोजीशन में उनको बनाए रखती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगला आपका जंक्शन है कि कंक्रीट जो भी आपका है और जो इस्पात है मतलब आपका जो स्टील है उनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो प्रत्यास्था सीमा तक परफेक्ट रहता है और दोनों पदार्थ एक इकाई ग्रुप में काम करते हैं। आपने पढ़ा होगा कि होमोजीनियस सेक्शन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको याद रखना है इनके जंक्शन को। और कंक्रीट में दबाते समय प्रबलन इस्पात में कोई भी प्रकार का प्रारंभिक स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। मतलब जब आप कंक्रीट के अंदर रीइंफोर्समेंट को लेके जा रहे हो तो उसमें ऐसा ना हो किसी भी प्रकार का पहले से आप उसमें स्ट्रेस दे रखे हो, ठीक है। ये उसके जंक्शन में से है। इस्पात स्टील व कंक्रीट के जो प्रत्यास्था मापांक हैं उनका जो अनुपात होता है यह बराबर 280/3 सिग्मा CBC। मैंने आपको बताया सिग्मा CBC वही है कंक्रीट बेंडिंग कंप्रेशन जो होती है वो आपका लिया जाता है। तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर बना के देखो दिया हुआ है कि जैसे आपका ये आपका सेक्शन है, यहाँ पे आपका ये आपका रीइंफोर्समेंट है, यहाँ पे आपकी इफेक्टिव डेप्थ है, आपकी विड्थ है और इसका यहाँ पे जो स्ट्रेस डायग्राम बना के दिया गया है, ठीक है। इस स्ट्रेस डायग्राम में जो आपका यहाँ पे है सिग्मा CBC वो आपका कंक्रीट इन बेंडिंग कंप्रेशन, न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पे है आपकी XC है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ, सिग्मा ST यहाँ पे आपका स्ट्रेस टेंसल स्टील वाला है और यहाँ पे मॉडुलर रेशियो है। अच्छा, मॉडुलर रेशियो काम क्या कर रहा है? मॉडुलर रेशियो आपने अभी आगे आप पढ़ोगे, ये आपका होता है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। क्योंकि हम लोग WSM में क्या पढ़ते हैं कि जैसे मानो हमारा एक स्टील है और हमारा इसमें कंक्रीट है तो इस पूरे सेक्शन को हमको होमोजीनियस बनाना होता है। उस होमोजीनियस बनाने के लिए यहाँ पे मॉडुलर रेशियो जो होता है हम लोग यहाँ पे जो मॉडुलर रेशियो होता है स्टील को हम लोग स्टील को क्या करते हैं कंक्रीट में कन्वर्ट कर लेते हैं। जो ये आपका होता है ना लिखा है ना ES/EC मतलब स्टील को किस में स्टील को कंक्रीट में क्या करते हैं चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे M का ही आपका होता है जो मॉडुलर रेशियो काफ़ी हेल्प यहाँ पे करता है। यहाँ पे सिग्मा ST/M इसीलिए लिखा हुआ है कि आपकी जो स्टील है और जो कंक्रीट है दोनों मिल करके कितना स्ट्रेंथ लेंगे, इस प्रकार से M का यहाँ पे जो होता है। आगे अभी और डिस्कस करेंगे M के बारे में कि M आपका क्या है। अब यहाँ पे उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने इंग्लिश के लिए कहा था, ए सेक्शन व्हिच इज प्लेन बिफोर बेंडिंग रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग, द कंक्रीट एंड स्टील रीइंफोर्स परफेक्टली बॉन्डेड। उसके बाद एट ऑल टेंसाइल स्ट्रेस आर टेकन अप बाई स्टील एंड नॉन बाई कंक्रीट। मतलब जितने भी टेंसाइल स्ट्रेस होंगे वो आपके स्टील के द्वारा लिए जाएंगे, ना कि कंक्रीट के द्वारा बियर किए जाएंगे। स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप ऑफ स्टील एंड कंक्रीट अंडर वर्किंग लोड इज ए स्ट्रेट लाइन होता है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील एंड कंक्रीट आर कांस्टेंट होता है। मॉडुलर रेशियो M हैज़ द वैल्यू ऑफ 280 डिवाइड बाई 3 सिग्मा CBC, where sigma CBC is the permissible compressive strength of concrete in bending. There are no initial stresses in steel and concrete. तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो ये सब आपका हो गया एग्जाम्पशन जो मैंने अभी आपको ऊपर इंग्लिश में हिंदी में बताया, और जो भाई लोग अगर इंग्लिश में चाहते हैं तो ये कंटेंट आपको इंग्लिश में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप लोग यहाँ से इंग्लिश में भी अपना कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे यील्ड स्ट्रेस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यील्ड स्ट्रेस क्या होता है? द स्ट्रेस एट व्हिच ए मटेरियल बिगिन टू यील्ड आफ्टर बीइंग लोडेड बियॉन्ड इट्स इलास्टिक लिमिट। मतलब इलास्टिक लिमिट के बाद आपको होता है कि आपने देखा होगा स्टील में कि एक इलास्टिक लिमिट होती है। अगर इलास्टिक लिमिट के अंदर आप लोड लगाते हो तो क्या होता है कि अपनी
बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन को पुनः रिगेन कर लेती है, पर जैसे ही आप इसके बाहर लोड लगा देते हो तो उसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन आ जाता है, वापस अपनी पुनः स्थिति में नहीं आ पाती है। तो उसमें कुछ जो डिफॉर्मेशन आ जाता है, तो स्टेज एट विच मटेरियल बिगिन टू यील्ड, मतलब जहाँ से मटेरियल यील्ड होना स्टार्ट कर दे आफ्टर बीइंग लोडेड, लोड लगाने के बाद इलास्टिक लिमिट के बाद ये पॉइंट होता है, तो उसी को हम लोग यील्ड स्ट्रेस, उस वहाँ पर जो स्ट्रेस हमारी आती है हमारी क्या होती है, यील्ड स्ट्रेस होती है। इसको मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो यहाँ पे आपकी होती है, क्योंकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारी यहाँ पे होती है, जो हमारी होती है फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पे रेशियो ऑफ द अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइड बाई वर्किंग स्ट्रेस को हम लोग कहते हैं। तो WSM में हम लोग जो लेते हैं स्टील की 1.78 लेते हैं, और कंक्रीट के लिए आपका कितना लिया जाता है, 3.0 लिया जाता है। और अगर आपका कंक्रीट का डायरेक्ट कंप्रेशन में बात होगा, जिसको हम लोग सिग्मा CC कहते हैं, तो वहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लिया जाएगा, 4 लिया जाएगा, 4 लिया जाएगा। ठीक है, जो कि हमारा कॉलम में यूज होगा। जब हम लोग कॉलम पढ़ेंगे तो हम लोग वहाँ पे 4 का यूज़ करेंगे, डायरेक्ट कंप्रेशन में वहाँ बात होगी। कंक्रीट की सामर्थ्य में इसके संघटकों के मिलाने, कुटाई, तराई आदि क्रियाओं में अत्यभिन्नता होने के कारण अंतर आ जाता है। अच्छा, बहुत लोग पूछते हैं कि भैया कंक्रीट का हम लोग 3 क्यों लेते हैं, स्टील का क्यों कम क्यों लेते हैं, तो उनका लिए जवाब यहाँ पे है कि कंक्रीट की जो सामर्थ्य होती है उसके संघटकों के मिलाने, कुटाई, तराई आदि क्रियाओं में भिन्नता होने के कारण अंतर आ जाता है, अतः इसके लिए अधिक सुरक्षा गुणांक रखा जाता है। जबकि जो हमारा स्टील होता है वो क्वालिटी कंट्रोल होता है, और मतलब फैक्ट्री में उसका निर्माण होता है, तो वहाँ पे उसको जो भी उसके निर्माण में प्रोसीजर होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इसी के लिए वहाँ पे जो सुरक्षा गुणांक होता है 1.78 लिया जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्यों कंक्रीट के लिए ज़्यादा लेते हैं, स्टील के लिए कम लेते हैं। अल्टीमेट स्ट्रेस इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेस ए मटेरियल कैन विथस्टैंड बिफोर इट फेल होने से पहले जो मटेरियल अपने मैक्सिमम स्ट्रेस को बियर करता है, आपका अल्टीमेट स्ट्रेस कहलाता है। और किसी खंड के जो आपका चरम प्रतिबल होता है, किसी खंड के भार के कारण विफल होने के समय उत्पन्न प्रतिबल चरम प्रतिबल कहलाता है, अल्टीमेट स्ट्रेस कहलाता है। यह प्रतिबल खंड के कुल सामर्थ्य को बताता है। चरम प्रतिबल प्रयोगशाला में सैंपल की जांच करके ज्ञात की जाती है। अच्छा, जो सैंपल यहाँ पे हम लोग जांच करते हैं भैया, उसको ध्यान रखना, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जो क्यूब होता है हमारा, वो क्यूब हमारा कितने का होता है, 150 इंटू 150 mm का क्यूब होता है। 150 इंटू 150 इंटू 150 जो हमारा क्यूब होता है 150 इंटू 150 का क्यूब होता है। और मान लीजिए अगर M15 ग्रेड की आप कर रहे हो तो कम से कम 28 डेज के ऊपर हम लोग स्ट्रेंथ को निकालते हैं। यहाँ पे आप हम लोग इसी को जो हमारा 15 होता है, या M15 वाली है, या M20 है, या फिर आपका M30, ये आपका जो 20 है, M13 है, 30 है, आपकी क्या होती है, आपकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है। अच्छा, जो हम लोग WSM में लोड आता है हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर, हमारा कौन सा लोड होता है, वो हमारा होता है वर्किंग स्ट्रेस होता है। ठीक है, किसी को कोई समस्या हो, कहीं पे कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप ऑफलाइन कमेंट कर सकते हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में उसको बता दिया जाएगा कि हाँ ये चीज़ कैसे हुई है। कोई चीज़, कोई टॉपिक अगर आपका कहीं पे कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आपको ज़रूर बताया जाएगा। अब बढ़ते हैं वर्किंग स्ट्रेस के बारे में। वर्किंग स्ट्रेस, द स्ट्रेस मटेरियल सब्जेक्टेड टू व्हिच इज लेस देन अल्टीमेट स्ट्रेस, इट्स कैलकुलेट बाय डिवाइडिंग द अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइड फैक्टर ऑफ सेफ्टी। मतलब भैया कोई भी स्ट्रक्चर अगर डिजाइन किया जाता है तो उसको अल्टीमेट स्ट्रेस पर नहीं डिजाइन किया जाता है। मान लीजिए अगर वो स्ट्रक्चर 60 किलोन्यूटन का लोड ले रहा है, ले सकता है, तो हम लोग क्या 60 के ऊपर उसका लोड नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऐसा करेंगे तो हमारे लिए रिस्क होगा ना। तो हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी पे काम करते हैं कि अगर हम लोग इतना फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेकर चल रहे हैं, जैसे 60 का अगर हम लोग 30 लगाएंगे, भविष्य में अगर लोड बढ़ेगा 40 तक बढ़ जाएगा, 50 तक बढ़ जाएगा, पर हमारा जो डिज़ाइन 60 तक होना चाहिए ना। तो हम लोग देखो कितना सेफ्टी लेके चलते हैं, सेफ्टी से काम करते हैं बहुत भैया, तो जा करके हमारा कोई स्ट्रक्चर सेफ रह पाता है। अल्टीमेट स्ट्रेस हम देखते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर कितना अधिकतम लोड को ले सकता है, अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइड फैक्टर ऑफ सेफ्टी करते हैं, तो जो हमारा आता है उसके लिए हम लोग डिज़ाइन करते हैं वर्किंग स्ट्रेस, उतने हमारा WSM उस पर काम करता है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि पीछे जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट हैं उनके लिए बेंडिंग कंप्रेशन जैसे है, मैंने आपको लिख के दिखाया था, M20 का लिख के दिखाया था कि M20 के लिए हम लोग कैसे लिखते हैं, 20 डिवाइड बाई 3 लिखते हैं, 6 पॉइंट समथिंग आता है, उसको 7 मान लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे 25 के लिए लिखें तो 25 डिवाइड बाई 3 3 8 जा 24
और 3 3 9 8.33 लगभग 8.5 आ जाएगा। तो ये आपका बेंडिंग में आया है। अगर आपका डायरेक्ट कंप्रेशन में लिखना हो कि परमेजुअल स्ट्रेस कितना होता है, तो जो भी आपका ग्रेड होगा, मतलब जो भी आपकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होगी, उसको आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आपको डायरेक्ट कंप्रेशन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेते हैं, वहाँ पर लोग 4 लेते हैं, और बेंडिंग कंप्रेशन में कितना लेते हैं, 3 लेते हैं। तो 4 संग 24 और 4 6.25 लगभग आएगा। तो यहाँ पे देखो 6 वैल्यू ली गई है, ठीक है। तो ये आपका इसी तरीके से होता है। यहाँ पे M30 है, तो M30 के लिए क्या होता है, 30 डिवाइड बाई 4 करेंगे, 4 और 8 32, 7 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो इसको अप्रॉक्सिमेटली 8 लिया गया है। तो इस तरीके से होता है। आपकी ये आपको टेबल समझ में आ गई ना, कि ये टेबल आपकी कहाँ पे कैसे काम करती है और कैसे इसको हम लोग ये टेबल आपकी कैसे काम करती है और कैसे हम लोग इस पर काम करते हैं, ये कैसे काम करती है। बाकी परमेजुअल स्ट्रेस इन बॉन्ड इन प्लेन बार इंटेंशन, अभी हम लोग जब आगे शियर एंड बॉन्ड का टॉपिक पढ़ेंगे तो वो टेबल आपको क्लियर होगी। पर अभी के लिए बस आप इतना जानो कि ये आपके जो बॉन्ड होती है कंक्रीट और स्टील के बीच में, जो बॉन्डिंग होती है, वहाँ पे टाउ BD एक निकल के आता है, उसकी ये वैल्यूज़ हैं नंबर ऑफ ग्रेड के हिसाब से, मतलब ग्रेड ऑफ कंक्रीट जैसे चेंज होता है वैसे उनकी टाउ BD चेंज होता है। जैसे यहाँ पे आपको बता रखा है ग्रेड ऑफ कंक्रीट सिग्मा CBC सिग्मा CC कैसे होगा आपका, ये उसकी टेबल है, आप इसको ध्यान रख सकते हो। बाकी ध्यान अगर ना भी रखो तो बस आपको इतना ध्यान रखना है, मान लो अगर कोई आपसे पूछे कि सिग्मा CBC की वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा CBC कितनी होगी फॉर ग्रेड M30 के लिए, तो आपको करना क्या, जो 30 होगा उसको 3 से डिवाइड कर देना है, तो 10 आ जाएगा लगभग। तो देख लो यहाँ पे 10 दिया है वैल्यू ना, 10 दिया है। अगर आपको पूरी को पूछा कि डायरेक्ट कंप्रेशन में वैल्यू क्या होगा, 30 को फिर 4 से डिवाइड कर दो, 4 7 28, 4 5 7.5, लगभग इसका 8 अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सिग्मा CC और सिग्मा CBC की वैल्यू आपको याद करनी है। तो आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि सीधे डायरेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेसेस इन RCC सेक्शन अंडर डायरेक्ट लोड। अगर डायरेक्ट लोड आ रहा है तो जो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेक्शन के ऊपर किस तरीके से होता है। जब खंड पर पड़ने वाले बल का अक्ष और खंड का अक्ष एक सीधी रेखा पर होता है, तब खंड में केवल सीधे प्रतिबल या सीधे प्रतिबल उपजते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपका कोई सेक्शन है, इस तरीके से कोई आपका सेक्शन है, और इस सेक्शन के ऊपर मान लीजिए आपका है, और ये आपका जो लोडिंग है और इसका एक्सिस का लोडिंग और लोड का लोडिंग अगर एक ही रेखा में ऐसे पड़ रहा है, तो यहाँ पे जो भी स्ट्रेस जनरेट होगा वो एक ही नेचर का होगा। अगर कंप्रेसिव है तो कंप्रेसिव ही होगा। इस तरीके से अगर थोड़ा सा भी लोड इसके थोड़ा इसेंट्रिसिटी पे आ गया, तो आपने देखा होगा कि इस डिस्ट्रीब्यूशन आपका जो बनता है कुछ इस तरीके से बनता है, कुछ आपका कंप्रेसिव, कुछ आपका टेंसाइल नेचर, जिसको हम लोग इसेंट्रिसिटी लोडिंग के हिसाब से देखते हैं। कंक्रीट और इस्पात का जो अभिलाग होता है, मतलब जो कंक्रीट और स्टील के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, वो दोनों ही अच्छे तरीके से होती है। दोनों पदार्थों में जो विकृति या स्ट्रेन होती समान होगी, मतलब स्ट्रेन इन कंक्रीट जो हमारा होगा स्ट्रेन स्टील के बराबर होगा। ये हुक के नियम के अनुसार होता है, विथ इलास्टिक लिमिट के नीचे। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा हम लोग देखते हैं कि जो समझते हैं कि जो मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेन कॉम्पेटिबिलिटी क्या होती है, उस बिहाफ पे कुछ डेरिवेशन करते हैं और कुछ डेटा निकल के आता है, उसको हमको याद रखना है। जैसे कि आपका जो ES होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, और स्ट्रेन और सिग्मा SC इस्पात में, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट और स्ट्रेन और आपका स्ट्रेस इन कंक्रीट जो होती है क्रमशः प्रत्याशा मापांक और विकृति प्रतिबल के मान है। तो अगर हम लोग इस्पात के लिए लिखें कि स्टील, हमने पढ़ा था कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो अगर स्ट्रेस इक्वल टू अगर लिखेंगे तो यहाँ पे एक आ जाएगा जो कांस्टेंट होता है, और आपकी यहाँ पे स्ट्रेन वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हम लोग लिखते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील के लिए, तो ES इक्वल टू हमारा हो जाएगा सिग्मा SC डिवाइड बाई ES, जो कि आपका स्ट्रेन है। फिर यहाँ पे अगर हम लोग स्ट्रेन इक्वल टू लिखेंगे तो सिंपल सी बात है, स्ट्रेस अपॉन एक मॉडुलस आ जाएगा। ऐसे ही आगे कंक्रीट के लिए लिखेंगे, और दोनों ही स्ट्रेन को हमारा जो मतलब हमारी जो चाहत है वो क्या करना है कि दोनों में स्ट्रेन, मतलब जो स्ट्रेन इन कंक्रीट और स्ट्रेन स्टील है, दोनों को हम लोग इक्विवेलेंट रख देंगे। तो वहाँ जब रखेंगे तो हमारा जो मान आएगा देख लीजिए आप, तो सिग्मा SC अपॉन ES सिग्मा CC अपॉन AC। तो यहाँ पे दोनों को एक तरफ करेंगे, सिग्मा SC अपॉन सिग्मा CC और ES अपॉन AC। तो आपको मैंने पहले बताया था कि ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टील और कंक्रीट है, इसको हम लोग M कहते हैं।
एम नाम देते हैं, मॉडल रेशियो हमारा होता है। तो यहाँ पे हम लोग सिग्मा एस सी लिखें कि सिग्मा एस सी इज इक्वल टू तो एम टाइम्स ऑफ सिग्मा सी सी। मतलब यहाँ से निष्कर्ष निकल के आता है जो इस्पात में मतलब स्टील में जो उत्पन्न स्ट्रेस है वो उसके परिस्थान मतलब उसके चारों तरफ जो कंक्रीट है उसके प्रतिबल में उत्पन्न के 5 गुना या एम गुना होता है, सॉरी एम गुना होता है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि इस्पात का जो प्रभावी क्षेत्रफल है वो कंक्रीट के क्षेत्रफल का एम गुना होगा और समान क्षेत्रफल के लिए इस्पात कंक्रीट की तुलना में एम गुना अधिक भार वहन करेगा। मैंने आपको बताया था, ये आपको डेटा याद रखना है। जहाँ कहीं भी आपको सिग्मा एस सी दिखेगा तो आप समझ लेना कि ये एम इंटू सिग्मा सी सी है। मतलब जो कंक्रीट में उत्पन्न प्रतिबल है वो एम गुना होता है सिग्मा स्ट्रेस में उत्पन्न स्टील में उत्पन्न प्रतिबल का। ठीक है, तो ये आपको एक डेरिवेशन छोटा सा था। और डेरिवेशन आया कहाँ से कि हमने जो स्ट्रेन कॉम्पेटिबिलिटी मानी थी कि स्ट्रेन दोनों में इक्वल होता है, उस स्ट्रेन की वजह से आपका जो सिग्मा एस सी होगा एम टाइम्स ऑफ सिग्मा सी सी रहने वाला है। अब मॉडल रेशियो के बारे में यहाँ समझ लेते हैं। मॉडल रेशियो क्या होता है? इस्पात और कंक्रीट के जो प्रत्यास्थता मापांक मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं उनके अनुपात को हम लोग मॉडल रेशियो कहते हैं। मॉडल रेशियो इज डिफाइंड एज रेशियो बिटवीन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील एंड आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। दोनों के रेशियो को हम लोग मॉडल रेशियो के नाम से जानते हैं। दूसरी बात, मॉडल रेशियो एम हैज़ द वैल्यू ऑफ 280 डिवाइड बाई 3 सिग्मा सी बी सी वेयर सिग्मा सी बी सी इज द परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट ड्यू टू बेंडिंग। तो आपने दो फॉर्मूला देखा, एक आपने देखा कि एम बराबर मॉडुलस इलास्टिसिटी स्टील अपन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, एक आपने देखा 280 डिवाइड बाई 3 सिग्मा सी बी सी। जो 280/3 सिग्मा सी बी सी ये आपका पार्शियल इफेक्ट ऑफ क्रीप एंड सिंकेज को इफेक्ट को भी कंसिडर करता है, पर ये आपका नहीं करता है। अभी आपको कहीं आगे बातें लिखी होगी। आई एस कोड में कुछ बातें लिखी हैं कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील जो होगा वो 2000 मतलब 2 × 10⁵ न्यूटन पर एम स्क्वायर आपका होगा। इन जनरल बात करें, कंक्रीट डज नॉट हैव डेफिनेट वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एज इट नॉट परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल। हाउएवर शॉर्टर मॉडुलस ऑफ कंक्रीट कैन बी टेकन एज 5000 रूट एफ सी के। यह भी आपने पढ़ा होगा। IS कोड 456 2000 के अंतर्गत ये वैल्यू है। और कहीं कहीं आपको 5700 रूट एफ सी के देखने को मिलेगा, तो उससे आपको कन्फ्यूज नहीं होना। वो आपका IS कोड 456 1978 जो ओल्ड कोड था उसके हिसाब से है। In the working stress method, the modular ratio assumed to have a value 280/3 sigma CBC, where sigma CBC is a permissible compressive strain due to bending। इस्पात का प्रत्यास्थता मापांक कंक्रीट का मापांक हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें हमने यहाँ तक डिस्कस की। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि क्या चीज़ें चल रही हैं WSM में। हम लोग चीज़ें अब स्टार्ट कर चुके हैं पूरी तरीके से क्लास को। तो आई होप आपको थोड़ा समझ में आया होगा, एंजॉय किया होगा। बस थोड़ा थोड़ा लेके चलते हैं, ज़्यादा आपको नहीं दिया जाएगा। बस आपको इन सारी चीज़ों को 1 से 2 बार देखनी है और आपके जो नोट्स होंगे उनसे एक बार थोड़ा बहुत उसे पढ़ते रहना है। चीज़ें आपकी आसान हो जाएंगी, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। RCC आपको जितना चीज़ें बताई जा रही हैं आप उतना करते चलोगे, काम हो जाएगा। और कल हम लोग इसके आगे थोड़ा डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इससे संबंधित हो सकते हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।